सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। ये जेपीएससी मेंस पेपर 5 की क्लास हो रही है, जिसमें हमने सेक्शन सी को शुरू किया है। आज के क्लास में हम लोग आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ, ये तीनों बच गया था, इन तीनों को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ हम लोग का सेकंड चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक है हम लोग का आर्थिक सुधारों के वाहक अंग, जिसमें आ जाएगा वर्ल्ड बैंक आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ आ जाएगा और फिर विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंतिम चरण में जब अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग या फिर विदेशी व्यापार का विस्तार करना था और अंतर्राष्ट्रीय ऋण का समुचित प्रवाह करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई थी। उसके परिणाम स्वरूप जुलाई 1944 को अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स नाम के स्थान पर 44 राष्ट्र के प्रतिनिधि का एक सम्मेलन हुआ और इसी समझौते को हम लोग ब्रिटेन वुड्स समझौते के नाम से जानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का स्थापना किया गया। एक हो गया हम लोग का आईएमएफ हो गया और दूसरा हो गया हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक या फिर विश्व बैंक, या फिर आईबीआरडी, इसी को बोलते हैं हम लोग। तो मौद्रिक सहयोग हो गया या फिर विदेशी व्यापार का विस्तार करना या फिर अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का समुचित तरीके से प्रवाह करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता महसूस की गई। परिणाम स्वरूप 1944 में अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर 44 राष्ट्र के प्रतिनिधि को मिलाकर एक सम्मेलन हुआ, जिसको हम लोग ब्रिटेन वुड्स समझौते के नाम से जानते हैं। जिसके बाद दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का स्थापना हुआ। पहला हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ और सेकंड हो गया अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं विश्व बैंक यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आईबीआरडीए यानी कि वर्ल्ड बैंक को आईबीआरडीए भी बोला जाता है एंड आईडीए बोला जाता है। अब क्या है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत जो भी गठित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वो 1 मार्च 1947 से अपना कार्य शुरू करता है और प्रारंभ में आईएमएफ में कुल 44 राष्ट्र सदस्य थे, लेकिन अभी वर्तमान में आईएमएफ के सदस्य की संख्या 189 हो गया है और इसका वर्तमान गवर्नर है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ये गलत है, क्रिस्टालिना और ये जॉर्जिवा, जो कि रहने वाली है बल्गेरियाई का। तो आईएमएफ के वर्तमान गवर्नर कौन होंगे? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हो गए। और इसका गठन कब हो गया? तो 1 मार्च 1947 को इन्होंने अपना कार्य शुरू किया था। अब क्या आईएमएफ का स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या था? तो मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना था, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय में स्थायित्व प्रदान करना था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रसार और संतुलित विकास करने के लिए सुविधा प्रदान करना था। इसके अलावा भुगतान संतुलन पर निगरानी रखना था। भुगतान संतुलन कंप्लीट एक टॉपिक ही है इकोनॉमिक्स में। अब क्या आईएमएफ की क्या व्यवस्था है और उसका संगठन किस प्रकार है? तो आईएमएफ की व्यवस्था के लिए सबसे पहला कि एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होगा जो कि और एक कार्यकारी संचालन मंडल तथा एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जिसमें सर्वाधिक मुख्य भूमिका बोर्ड ऑफ गवर्नर की होती है। यानी कि 3 चीज़, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आ गया, एक कार्यकारी संचालन मंडल आ गया और तीसरा हो गया मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मुख्य रोल हो गया किसका? बोर्ड ऑफ गवर्नर का हो गया। और आईएमएफ के जितने भी देश हैं तो उन्हीं में से किसी एक को गवर्नर नियुक्त किया जाता है, जिससे मिलाकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स गठित किया जाता है। और साथ ही प्रत्येक देश के एक वैकल्पिक गवर्नर भी नियुक्त किया जाता है। यानी कि जितने भी सदस्य देश है आईएमएफ में, उन्हीं में से किसी एक देश के व्यक्ति को गवर्नर नियुक्त किया जाता है और इन सभी को मिलाकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया जाता है। और साथ ही साथ जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी देश में से एक वैकल्पिक गवर्नर भी नियुक्त किया जाता है, जो कि मुख्य गवर्नर की अनुपस्थिति में वोट करता है। और किसी भी गवर्नर को कितना मताधिकार प्राप्त होगा यह उस देश को प्राप्त वोट पर निर्भर करता है। और सदस्यता मत कितना होना चाहिए? तो 250 सभी देशों की निर्धारित है। तो कोई भी गवर्नर हो तो उन सभी गवर्नर को उनके कितना मत का वैल्यू होता है वो किस पे डिपेंड करेगा कि उस देश को कितना वोट प्राप्त होता है। और सदस्यता मत देखा जाए तो वो 250 सभी देशों का निर्धारित है। और इसके अलावा प्रत्येक 1 लाख एसडीआर पर एक अतिरिक्त मत मिलता है। और इस प्रकार आईएमएफ में धनी और विकसित देशों का वर्चस्व है। एसडीआर क्या हो गया? तो इसको बोला जाता है स्पेशल ड्राइंग अकाउंट बोला जाता है, जिसको हम लोग कागजी स्वर्ण भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक जो होती है
वो साल में एक बार आवश्यक होती है और बोर्ड को कोष की कार्यवाही के संबंध में पूरा अधिकार भी प्राप्त होता है। और अगर नए सदस्य को जोड़ा जा सकता है और उनका अभ्यास घटा बढ़ा सकता है। ये सारा ये बोर्ड पे डिपेंड करता है कि किसको जोड़ना है और किसकी अभ्यास को घटाना है या फिर बढ़ाना है। रोज़ रोज़ के कार्य को देखभाल करने के लिए एक 20 सदस्य का संचालन मंडल होता है, जिसमें से 5 सदस्य जो होते हैं उन देश के होते हैं जिनका कोटा सबसे अधिक होता है। कोटा क्या होगा कि कितना पैसा IMF को देना होगा कि वह देश या फिर वह सदस्य जो हो वो मतलब कि वो IMF का सदस्य बन सके, तो वही हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। तो रोज़मर्रा के कार्य को देखभाल करने के लिए 20 सदस्यों का एक संचालन मंडल होता है, जिसमें 5 सदस्य जो होते हैं उन देशों के होते हैं जिनका कोटा सबसे अधिक होता है। इसके अलावा 15 सदस्य जो कि अन्य राष्ट्र से चुने जाते हैं। तो ये हो गया हम लोग का IMF का संगठन किस प्रकार से होता है, व्यवस्था किस प्रकार से होता है। तो इसमें 3 प्रकार से हो गया, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो गया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, एक कार्यकारी संचालन मंडल हो गया और तीसरा हो गया मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया। तो संचालन मंडल का मुख्य कार्य क्या हो गया, रोज जो भी कार्य हो रहे हैं उनकी देखभाल करना, और बोर्ड ऑफ गवर्नर सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। आगे है कि IMF के खाते में IMF में लेन देन हेतु उनके पास 2 प्रकार के खाते रहते हैं। एक तो हो गया सामान्य खाता जिसको जनरल अकाउंट बोला जाता है, जिसमें सोना या फिर विदेशी मुद्राओं का लेन देन सम्मिलित रहता है, और दूसरा हो गया विशेष आहरण खाता, इसी को बोला जाता है स्पेशल ड्रॉइंग अकाउंट यानी कि SDR, स्पेशल ड्रॉइंग अकाउंट हो जाएगा, और SDR मतलब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो विशेष आहरण खाता यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग अकाउंट हो जाएगा, जिसमें SDR की सुविधा प्रदान की जाती है। और विशेष आहरण अधिकार एक प्रकार का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्ति है, यानी कि विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये क्या हो गया, तो एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्ति है जिसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साधनों में वृद्धि किए बगैर कोष के वर्तमान साधनों को प्रभावशाली तरीके से नियंत्रित करने में किया जाता है, यानी कि SDR का प्रयोग। तो SDR का प्रयोग में क्या हो गया कि जो भी हम लोग के IMF का जो भी साधन है उनमें वृद्धि किए बगैर जो वर्तमान साधन जो है उनको प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण करना SDR का प्रमुख कार्य हो गया, यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। 1971 तक IMF में दी जाने वाली सहायता राशि डॉलर के रूप में हुआ करता था, यानी कि जो भी चीज़ था, जो भी राशि मिलता था हम लोग को डॉलर के रूप में मिलता था। लेकिन 71 के बाद से IMF में समस्त लेन देन विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के रूप में व्यक्त किया जाने लगा। और 1981 में SDR के रूप में 5 बड़े मुद्राओं को अपनाया गया, जिसमें से और ये 5 मुद्राओं का औसत मूल्यांकन जो है उनके आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में एक SDR बराबर 1.39 डॉलर है, जिसमें चीनी मुद्रा, युआन, फिर यूरो, जापानी मुद्रा, येन, पाउंड और अमेरिकी डॉलर, ये सब मुख्य आ जाएंगे। और मौद्रिक नीति में स्वर्ण मुद्रा की भूमिका अदा करते हैं, इसलिए SDR को IMF का कागजी स्वर्ण भी कहा जाता है। अब IMF का कार्य क्या है, तो भुगतान संतुलन हेतु ऋण प्रदान करना, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करके उनका रिपोर्ट प्रकाशित करना, जो भी सदस्य देश हैं उनको रियायती ऋण प्रदान करना, और तकनीकी सहायता के साथ साथ उनको प्रशिक्षण भी प्रदान करना। तो ये हो गया हम लोग का IMF का कार्य। तो IMF में क्या क्या हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सबसे पहला कि सेकेंड वर्ल्ड वार के जो अंतिम चरण था उस समय अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग या फिर अंतर्राष्ट्रीय ऋण के समुचित प्रवाह करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। उसके बाद क्या हो गया, 1944 में अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में एक सम्मेलन होता है जिसको हम लोग ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जिसमें 44 राष्ट्र के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और उसके बाद 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्था का स्थापना हुआ, एक हो गया क्या हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा हो गया हम लोग का वर्ल्ड बैंक, जिसको हम लोग IBRDA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के नाम से भी जानते हैं। और फाइनली 1 मार्च 1947 से IMF ने अपना कार्य शुरू किया। शुरू में इसमें 44 देश थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़कर इसमें 189 सदस्य हो गए, जिसके वर्तमान गवर्नर क्रिस्टीना जॉर्जिया हैं। इनके पीछे के उद्देश्य स्थापना के उद्देश्य क्या, इनके स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना था, विनिमय को स्थायित्व प्रदान करना था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार संतुलित तरीके से करना था। तो ये सब हो गया कार्य। फिर हो गया कि IMF की व्यवस्था और संगठन में क्या हो गया, तो इसमें लोग 3 चीज़ देखें। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, कार्यकारी संचालन मंडल, इनका मुख्य कार्य क्या हो गया, तो दिनचर्या के जो भी कार्य हैं उन सारी चीज़ों को देखरेख करना, उनको सही से मैनेज करना इनका कार्य था।
फिर IMF में 2 प्रकार के हम लोग खाता देखें। एक हो गया सामान्य खाता हो गया, जिसमें सिर्फ सोना और विदेशी मुद्रा का लेन देन होता था, और एक हो गया हम लोग का विशेष आहरण खाता। तो इस प्रकार से हम लोग का जो IMF वो कंप्लीट हो जाता है। अब आता है वर्ल्ड बैंक। तो IMF के साथ साथ ही वर्ल्ड बैंक का भी गठन हुआ था। तो वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक की स्थापना भी ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत ही 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में ही है, जिसमें कुल सदस्य की संख्या 189 है। और इसके वर्तमान गवर्नर डेविड R मालपास है। यहाँ पे डेविड R मालपास जो थे ये भूतपूर्व अध्यक्ष थे, वर्तमान समय में अजय बंगा हो जाएंगे। अजय बंगा, जिन्होंने 2 जून 2023 से अपना कार्यकाल शुरू किया है 5 साल के लिए। तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना भी ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत ही 27 दिसंबर 1945 को किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ हो गया? वाशिंगटन DC हो गया। कुल सदस्य देशों की संख्या 189 हो गया। वर्तमान में गवर्नर अजय बंगा हो गए। अब एक वर्ल्ड बैंक के उद्देश्य क्या था, यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या था और इसका क्या कार्य है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया कि विकास और पुनर्निर्माण का कार्य करना, शासन सुशासन का मॉडल तैयार करना, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, विकास, पर्यावरण, ये सब का पैमाना तय करना और इससे संबंधित रिपोर्ट जारी करना वर्ल्ड बैंक का कार्य है। जो भी अल्प विकसित राष्ट्र हैं या फिर विकासशील राष्ट्र, उनमें साधनों और उत्पादन की सुविधा विकसित करना वर्ल्ड बैंक का मुख्य कार्य है। अब इसकी संरचना क्या है? तो सबसे पहला कि विश्व बैंक का प्रमुख प्रबंधक जो होता है वो निदेशक कहलाता है, और इसके अलावा 24 सदस्य का एक कार्यकारिणी कमेटी होता है, जिसमें 8 सदस्य जो होते हैं वे अस्थायी सदस्य होते हैं और 16 सदस्य अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो USA, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, चीन और सऊदी अरब से हैं। और वर्ल्ड बैंक में कई सारी एजेंसियों का सम्मिलित समूह है, जिनकी संख्या कितना है? 5 है। तो वर्ल्ड बैंक की संरचना में क्या क्या देखने को मिला? सबसे पहला कि वर्ल्ड बैंक का जो प्रमुख प्रबंधक होते हैं वे निदेशक कहलाते हैं। इनके अलावा 24 सदस्य होते हैं जो कि कार्यकारिणी कमेटी का निर्माण करते हैं, जिसमें से 8 सदस्य अस्थायी होते हैं और 16 सदस्य अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य में USA, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, चीन, सऊदी अरब, ये सबसे एग्जिस्ट करते हैं। अब अलग अलग एजेंसी है, उनमें से क्या आ जाएगा? IBRD आएगा सबसे पहले। IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। तो जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, IBRD के जो हिंदी नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो गया कि जो भी हम लोग का विकासशील देश है वहाँ पे पुनर्निर्माण और विकास कार्य करने के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना ही IBRD का मुख्य उद्देश्य है, जिसका स्थापना 1945 में ही IMF के साथ साथ किया गया था। और अगर कोई भी देश IMF का सदस्य बनता है तो वह स्वतः ही वर्ल्ड बैंक का भी सदस्य बन जाएगा। और सेम इसी प्रकार से अगर कोई देश IMF की सदस्यता त्याग करता है तो उस स्थिति में वर्ल्ड बैंक की भी सदस्यता उसकी त्याग हो जाएगी। मुख्य कार्य क्या हो गया? तो विकासशील देश के पुनर्निर्माण और विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना। अगला आता है IDA, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो इसका कार्य क्या? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया कि सबसे पहला चीज़ कि IDA से जो भी ऋण प्राप्त होता है उस पर कोई किसी प्रकार का कोई ब्याज देना नहीं होता है, और यहाँ से जो ऋण मिलता है वो खास करके दुनिया के यानी कि विश्व के निर्धन राष्ट्रों को ही उपलब्ध कराया जाता है। तो IDA क्या हो गया? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंग्लिश में हो गया इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये भी क्या है? विश्व बैंक की एक सहायक यानी कि अनुषंगी संस्था के रूप में कार्य करता है, और ये वर्ल्ड बैंक के रियायती ऋण देने वाली खिड़की भी कहा जाता है, जिसका स्थापना 1960 में किया गया था। और IDA से प्राप्त ऋण पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाता है, और ऋण जो है वो विश्व के निर्धन राष्ट्र को ही उपलब्ध कराया जाता है। फिर अगला आता है IFC, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो इसका स्थापना भी वर्ल्ड बैंक ने 1956 में ही किया था। इसका मुख्य कार्य क्या हो गया कि जो भी विकासशील देश है वहाँ पर निजी उद्योग की स्थापना करने के लिए सरकार की बिना गारंटी के भी ये ऋण की व्यवस्था करता है। यानी कि इनका मुख्य कार्य क्या हो गया कि विकासशील देश में निजी क्षेत्र को समर्थन प्रदान करना। अब अगला आता है MIGA। तो इसका फुल फॉर्म हो गया मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यानी कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसका मुख्य कार्य क्या हो गया? तो सबसे पहला कि ये एक संस्था जो कि राष्ट्रीयकरण को रोकती है, और इसका सदस्य अगर कोई भी देश बन जाता है तो वो राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकता है, यानी कि अगर विदेशी संपत्ति पर वह कब्जा नहीं कर सकता है। और भारत जो है वो 1993 में इसका सदस्य बन गया था, यानी कि भारत अब किसी भी विदेशी कंपनी का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकता है। और इस कदम को उठाने के बाद भारत में वैश्वीकरण
और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला। पहले डर था कि अगर कोई भी चीज़ सरकार को लगे कि ये सार्वजनिक क्षेत्र का कर देना है तो उस स्थिति में वे उसको सार्वजनिक क्षेत्र का कर देते थे या राष्ट्रीयकरण कर देते थे। लेकिन जैसे ही MIGA का सदस्य बना, यानी कि जाहिर सी बात है कि भारत अब किसी भी चीज़ का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते। अब अगला है ICSID। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो जैसे कि नाम से पता चलता है, अगर इसका हिंदी नाम देखें तो निवेश विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, यानी कि निवेश से संबंधित कोई भी विवाद है तो उसको सुलझाने के लिए हम लोग को वर्ल्ड बैंक के तहत ICSID में जाना होगा। मुख्य कार्य क्या हो गया? तो नाम से पता चल रहा है कि इनका मुख्य कार्य विवाद को निपटाना है, यानी कि अगर कोई भी देश ICSID का अगर सदस्य बन जाता है और वह किसी भी विदेशी को अगर निवेश के लिए जो आश्वासन देता है उसको पूरा करना अनिवार्य होता है। अगर वो पूरा नहीं करता है तो इस स्थिति में उसको जुर्माना देना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। अब है कि विश्व बैंक का कार्य क्या हो जाएगा? तो इसका मुख्य कार्य क्या हो गया कि जो भी कोई भी देश सदस्य देश है वहाँ पे जो भी विकास योजना चल रहा है उसके लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना। अवधि क्या हो सकता है? तो 5 से 20 वर्ष का हो सकता है। ऋण की मात्रा और ब्याज दर क्या होगा? तो वह अन्य संबंधित शर्तों का निर्धारित बैंक के द्वारा किया जाएगा, यानी कि जो भी ऋण होगा, जो भी ब्याज दर होगा वो बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और वर्ल्ड बैंक क्या करते हैं कि ऋण किसी भी परियोजना विशेष के लिए ही स्वीकृत, यानी कोई परियोजना चलाना है तो वर्ल्ड बैंक बहुत इजीली हम लोग को लोन दे देता है, जो कि दीर्घकालिक ऋण होता है। अब एक ऋण प्राप्तकर्ता राष्ट्र जहाँ मुद्रा में ऋण ग्रहण करता है उसी मुद्रा में उसे ऋण वापस करना होगा, यानी कि अगर हम लोग डॉलर में लिए हैं तो हमको डॉलर में ही वापस करना होगा। विकासशील देश में जो भी विकास परियोजना है उसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य विश्व बैंक करता है। यह पूंजी अधिशेष देशों से पूंजी की कमी वाले देशों में निजी निवेश के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह को भी बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य क्या हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संतुलित वृद्धि को बनाए रखना है, जिससे पूरा विश्व में लोगों का कल्याण हो सके। यह गारंटी प्रदान करने का भी कार्य करता है, जिसके द्वारा जो भी विकासशील देश है, विकासशील देश की और निजी विदेशी तकनीक आकर्षित होती है और इसलिए उन देशों में विदेशी निवेश भी बढ़ने लगता है। तो अब आता है हम लोग का WTO आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी हम लोग का वर्ल्ड बैंक था जिसका गठन जिसमें 24 सदस्य, वर्ल्ड बैंक जिसका गठन ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत 27 दिसंबर 1945 को किया गया था, जिसको IBRD के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है और अजय बंगा वर्तमान इनका गवर्नर है। इसमें हम लोग कुछ समूह देखे, कुछ एजेंसी देखे। तो 5 एजेंसी था। IBRDA जो इसका काम क्या था, तो जो भी विकासशील देश है वहाँ पर पुनर्निर्माण और विकास का कार्य करना था। इसके बाद हम लोग IDA देखे। तो IDA क्या हो गया कि यहाँ से जो भी हम लोग ऋण लेते हैं उस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देना नहीं पड़ता है और ये मैक्सिमम निर्धन राष्ट्रों को उपलब्ध कराया जाता है। थर्ड क्या था? IFC था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो गया कि विकासशील देश में निजी क्षेत्र का समर्थन प्रदान करना। फिर आगे हम लोग का मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यानी कि ये जो संस्था है ये राष्ट्रीयकरण को रोकता है। और ICSID जिसमें क्या देखें हम लोग कि जो भी हम लोग विदेशी निवेशक को बोलते हैं, मतलब कि आश्वासन देते हैं, उसको पूरा करना पड़ता है और अगर पूरा नहीं करते हैं तो उस स्थिति में हम लोग को जुर्माना देना पड़ता है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। अब आता है हम लोग का WTO। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 164 है। मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा में है। और इसका पूर्व नाम क्या था? GATT था और एक स्वतंत्र और अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय गठन है। इसका गठन उरुग्वे दौर के वार्ता के पश्चात डंकल प्रस्ताव के तहत हुआ था। ये ध्यान देना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन उरुग्वे दौर के वार्ता के पश्चात डंकल प्रस्ताव के तहत हुआ था और इसके नीति निर्धारण के लिए जो सर्वोच्च संस्था है उसमें मंत्री स्तरीय सम्मेलन है और यह सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। इसका सर्वोच्च पदाधिकारी महानिदेशक होता है और जिसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जबकि वर्ल्ड बैंक के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष। अजय बंगा जिन्होंने 2023 में अपना पद धारण किया था। और WTO के वर्तमान महानिदेशक का नाम हो गया नकोंजी अकोंजी, जो कि नाइजीरिया के रहने वाले हैं। उद्देश्य क्या है? तो विश्व व्यापार समझौता करना, बहुपक्षीय समझौता का क्रियान्वयन, प्रशासन और परिचालन हेतु सुविधा देना, व्यापार प्रशुल्क पर उत्पन्न जो भी विवाद है उनके लिए विवाद को सुलझाने के लिए मंच तैयार करना, फिर वैश्विक अर्थनीति के निर्माण में IMF तथा विश्व बैंक को सहयोग देना। ये सब हो गया IMF का प्रमुख कार्य हो गया। अब है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की संरचना क्या है? तो सबसे 1 नंबर में आ जाएगा हम लोग का मंत्री स्तरीय सम्मेलन, फिर जनरल काउंसिल, फिर विवाद निपटान निकाय, चौथा व्यापार नीति
समीक्षा निकाय और 5वां वस्तु एवं सेवाओं में व्यापार पर परिषद। अब इसको हम एक एक करके देखेंगे कि क्या है इसमें। तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन में क्या है, तो इसमें जो भी सदस्य होते हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री होते हैं और यह WTO का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है, सबसे हेड है। यह राजनीतिक दिशा तय करने और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत समझौते के मुद्दे की पहचान और उनका समाधान संबंधी निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसका बैठक प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन में जो भी सदस्य देश हैं वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री उनके सदस्य होते हैं। फिर अगला है जनरल काउंसिल। तो जनरल काउंसिल में क्या हो गया कि जो भी वरिष्ठ प्रतिनिधि है, मतलब कि सभी देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं और इसमें WTO के जो रोज़ाना कारोबार है, प्रबंधन है, उनकी देखरेख के लिए ये जिम्मेदार होता है जनरल काउंसिल, जैसा कि हम लोग का IMF में था, सेम टू सेम। और व्यवहार में ज़्यादातर मामले का फैसला करने वाला यह मुख्य अंग है। फिर आता विवाद निपटान निकाय। तो अगर किसी भी देश के बीच में व्यापार संबंधी कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वे इस निकाय में अपील करके न्याय की मांग कर सकते हैं। फिर आगे है व्यापार नीति समीक्षा निकाय। तो इसमें WTO के जो भी सदस्य होते हैं वे उरुग्वे राउंड के बाद बने व्यापार नीति के समीक्षा तंत्र में देखरेख करते हैं और उरुग्वे राउंड के बाद ही WTO का गठन किया गया। तो इसके बाद जो भी व्यापार नीति बनाया गया उसकी देखरेख करने का कार्य व्यापार नीति समीक्षा निकाय का है और यह सभी सदस्य देशों की व्यापार नीति की आवधिक समीक्षा भी करते हैं। फिर 5वां आगे हम लोग का वस्तु और सेवा में व्यापार परिषद। तो यह क्या होगा, यह भी एक जनरल काउंसिल के जनादेश के तहत ही काम करती है और इसमें सभी सदस्य देश शामिल होंगे। यह वस्तु और सेवा में व्यापार पर हुए आम एवं विशेष समझौतों के विवरणों की समीक्षा के लिए तंत्र प्रदान करती है। तो ये जो WTO के संरचना में 5 चीज़ था वो 5 हम लोग देख लिए। अब है कि WTO का कार्य क्या है। तो जो भी है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर ट्रेड होगा तो आयात शुल्क या फिर अन्य व्यापार बाधाओं को समाप्त करना या उनके कमी लाने के लिए वार्ता करना या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाली नियमों पर सहमति बनाना WTO का मुख्य कार्य हो जाएगा। वस्तु और सेवा व्यापार या फिर व्यापार संबंधी विश्व व्यापार संगठन में सहमति प्राप्त नियमों को लागू करना, इनसे संबंधित जो भी निगरानी और प्रशासन है उनको सही तरीके से लागू करना WTO का कार्य हो जाएगा। फिर जो भी सदस्य देश है उनकी जो भी व्यापार नीति है उनकी समीक्षा करना और उनकी निगरानी करना। इसके साथ ही क्षेत्रीय और द्विपक्षीय समझौते को पारदर्शिता सुनिश्चित भी करना वो WTO का मुख्य कार्य हो जाएगा। समझौते के कार्यान्वयन और उनकी व्याख्या से संबंधित सदस्य देशों के बीच उत्पन्न जो भी विवाद है उनका समाधान करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामले में विकासशील देशों के सरकारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण करना। फिर विश्व व्यापार संगठन में अब तक के सदस्य बन सके लगभग 30 देशों की सदस्यता प्राप्ति की प्रक्रिया में उनकी मदद करना। फिर अन्य जो भी प्रमुख गतिविधियाँ हैं उनकी आवश्यकता के लिए आर्थिक अनुसंधान करना और आंकड़ों का संग्रह और उनका प्रसार करना भी इनका कार्य हो जाएगा WTO का। फिर है कि लोगों को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के मिशन एवं गतिविधियों के बारे में जानकारी देना इनका कार्य हो जाएगा। और इस प्रकार से WTO का जितना भी कार्य है वो कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास में हम लोग IMF को देख लिए, वर्ल्ड बैंक कंप्लीट हो गया और WTO हो गया। इस प्रकार से जो हम लोग का सेकंड चैप्टर था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब अगला चैप्टर हम लोग का एग्रीकल्चर से रहने वाला है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।